हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में हम सीटेट साइंस पेपर 2 के प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और साथ में कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे क्योंकि अब पेपर में ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। तो चलिए यहाँ पे 30 नंबर का प्रैक्टिस हम करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 है। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान का निरूपण करता है। यहाँ पे बताना है कौन सा सेट करेक्ट मैचिंग है। पहला है, ये सेट दिए हुए हैं, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ मैं। सेट दिए हुए हैं, ये ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे आंसर देना है। यहाँ पे पहला दिख रहा होगा कार्टिलेज, मतलब उपास्थि। उपास्थि क्या होता है? जो उपास्थि है ये स्केलेटन का एक पार्ट है, साथ में ये बेंड भी हो सकता है। और है क्या? स्केलेटन का एक पार्ट है, तो क्या हो जाएगा? पार्ट ऑफ स्केलेटन विच कैन बी बेंड। तो ये जाएगा सी वाला फर्स्ट में। फिर है सेकंड, हम देखते हैं पेशी। पेशी क्या होता है? जो पेशी होता है इसे मसल्स बोला जाता है, और मसल्स में आपको पता होगा कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो सकता है दोनों, और इसी के द्वारा जो बॉडी में मूवमेंट होता है, हमारे बॉडी का जो मूवमेंट होता है वो इसी के द्वारा ही संभव होता है, और साथ में यही जो है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है, इसी वजह से बॉडी मूवमेंट करता है। तो मसल्स इसमें जाएगा, ए का सेकंड में हो जाएगा। और थर्ड है पसली पिंजर, थर्ड वाला देखते हैं, ये इसमें हुआ। कार्टिलेज जो हुआ ये पार्ट ऑफ स्केलेटन हुआ, और ए वाला जो हुआ ये मसल्स वाले में जाएगा। और रिब केज जो है पसली पिंजर, ये होता है जिसमें जो फ्रंट वाला चेस्ट बोन होता है, चेस्ट बोन है और बैक बोन है, दोनों को क्या करता है? ज्वाइंट करता है। तो ये ज्वाइंट द चेस्ट बोन एंड बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म एन इनक्लोजर। तो ये डी में जाएगा, रिब केज, ये डी में जाएगा। अब ये वाला जो बचा हुआ है बी वाला, ये फोर्थ में चला जाएगा। बोन्स, बोन्स क्या होता है? ये हार्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि बनाता है स्केलेटन, तो हो जाएगा बी वाला चौथे में। अब हम देखते हैं किस में, ए का दूसरा होगा, ये मिल रहा है, बी का चौथा है, ये हुआ, और सी का पहला, और डी का दूसरा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा डी का, ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 62 है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स, यहाँ पे जो ग्रंथि है इससे क्वेश्चन बना हुआ है। इन ह्यूमन बींग्स सीक्रेट्स मोर देन 2 हार्मोन्स, इसमें से कौन सा ऐसा जो है ग्रंथि है जो 2 से ज़्यादा हार्मोन को सीक्रेट करती है? तो एड्रिनल ये नहीं है, पीयूष ग्रंथि। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है यही जो है 2 से ज़्यादा हार्मोन को रिलीज करती है, सीक्रेशन इसमें होता है 2 से ज़्यादा हार्मोन्स का। वो कौन कौन से हार्मोन है? यस, टीएच हार्मोन भी इसी से रिलीज होता है, और एक टीएसएच हार्मोन होता है, ये भी इसी से रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन होता है, ये भी इसीलिए इसका नाम भी है। इसके द्वारा सारे हार्मोन जो होते हैं, सारी ग्रंथियां होती हैं, उनका ये मास्टर भी होता है, रेगुलेट भी करता है। ऑक्सीटोसिन जो ग्रंथि है, हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो भी इसी के द्वारा सीक्रेट होता है, तो इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है, पीयूष ग्रंथि को। ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। और जो पैनक्रियाज है, आपको पता होगा, इंसुलिन इसी के द्वारा होता है, और थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करता है। क्वेश्चन है 63 यहाँ पे, नीचे दिया गया कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ऑल मेटल्स आर सॉलिड, क्या सभी धातुएं ठोस होती हैं? तो आपको पता होगा कि पारा क्या है। ये पारा जो है ये एक मेटल है, आपको पता होगा, और साथ में ये भी पता होगा कि ये क्या होता है, ये लिक्विड होता है। ये धातु पारा जो है ये क्या है? ये लिक्विड है, ना कि सॉलिड है। मतलब कि एक तो धातु हुआ, ऊपर से ठोस नहीं होता पारा, तो ये गलत है। नेक्स्ट है, सभी धातुएं कठोर होती हैं। क्या जो सभी धातुएं होती हैं तो वो कठोर होती हैं? कभी कभी आपने सुना होगा कि कौन सा ऐसा मेटल है जिसको चाकू से काटा जा सकता है। तो क्या अगर सारी धातुएं कठोर होती तो उनको चाकू से कैसे काटा जाता? जैसे कि एग्जाम्पल है सोडियम को, पोटेशियम और लिथियम, और साथ में जो प्लेटिनम होता है, ये सारी धातुएं क्या होती हैं? कठोर नहीं होती। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हुआ दोनों। फिर है, सभी अधातुएं गैस होती हैं। जो सभी नॉन मेटल्स हैं क्या वो गैस होते हैं? तो ब्रोमीन का नाम आपने सुना होगा। ब्रोमीन क्या होता है?
ब्रोमीन जो होता है ये लिक्विड होता है, ना कि गैस होता है। ये रूम टेम्परेचर पर ही बोला जाता है कि लिक्विड होता है, तो ये भी गलत है। फिर है सभी अधातुएं, ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। जो सभी नॉन मेटल्स होते हैं वो तन्य नहीं होते। तन्य का मतलब, डक्टाइल का मतलब ये होता है जिसे तार के रूप में खींचा जा सके, जैसे एल्युमिनियम का तार बनता है। तो ये जो नॉन मेटल्स होते हैं इन्हें खींचा नहीं जा सकता, तो ये डक्टाइल नहीं होते, नॉन डक्टाइल होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। यही कथन सही है, बाकी सारे गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है यहाँ पे। वाई कोई मानव निर्मित रेशा है। वाई जो है वो मैन मेड फाइबर है। फिर है जिसे प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जा सकता है, जिसे क्योंकि ये क्या है, मैन मेड फाइबर है, लेकिन इसे नेचुरल सोर्स से प्राप्त किया जा सकता है। और वाई क्या हो सकता है, तो इसमें जो वाई है वो है रेयान। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, रेयान है वाई। और रेयान क्या होता है, प्राकृतिक रेशा होता है, मैन मेड फाइबर होता है। और नायलॉन जो होता है ये भी क्या होता है, नायलॉन भी मैन मेड होता है, और ये केमिकल के द्वारा बनाया जाता है जो नायलॉन है। एक्रिलिक क्या है, ये भी मैन मेड है, ये भी केमिकल के द्वारा बनाया जाता है। और जूट के पौधे से मिलता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है यहाँ पे। नीचे दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए। यहाँ पे जो नीचे दिया गया है टेबल, इसको देखना है और साथ में बताना है कि घरेलू ईंधन के रूप में सबसे अधिक उपयुक्त कौन सा होगा। विच इज़ बेस्ट सूटेड फॉर डोमेस्टिक यूज़। जो डोमेस्टिक यूज़ होता है, डोमेस्टिक फ्यूल होता है, इसके रूप में कौन सा सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। तो देखते हैं यहाँ पे पहला ऑप्शन है ए वाला क्या है, जो डोमेस्टिक फ्यूल होता है इसको पहले बात तो क्या होना चाहिए, गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये जो है मॉडरेट लेवल में होना चाहिए। इसका जो ऊष्मीय मान है, कैलोरीफिक वैल्यू है, वो मॉडरेट लेवल में होना चाहिए, ना हाई ना लो। तो फॉर्म कैसा होना चाहिए, गैस होना चाहिए। और जो इसका ऊष्मीय मान है, कैलोरीफिक वैल्यू है, ये क्या होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए डोमेस्टिक फ्यूल के लिए। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, मध्यम। और ज्वलन ताप जो है, इग्निशन टेम्परेचर, ये भी मॉडरेट ही होना चाहिए। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, दोनों मॉडरेट होना चाहिए, साथ में गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर 3 वाला। क्वेश्चन है यहाँ पे 66। किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाने वाली स्पीसीज को कहा जाता है। कोई ऐसे एरिया जहाँ पे पर्टिकुलर कोई एरिया है जहाँ पे जो स्पीसीज हैं वो क्या क्या बोला गया है, रिस्ट्रिक्टेड टू ए पर्टिकुलर एरियाज आर रिफर टू एज। तो ये इसे बोला जाता है विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा, एंडेमिक स्पीसीज, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज, क्योंकि ये विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। धातु यक्स धातु वाई को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देता है। और मैं एक दिन बोली थी रिएक्टिविटी के लिए कि जो ऐसे नहीं बोली थी, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है पहले, फिर सोडियम आता है, फिर मैग्नीशियम, ऐसे करके बोली थी सोडियम अगर ऊपर है, ये पोटेशियम अगर ऊपर है तो वो अपने से नीचे सोडियम को रिमूव कर देगा, क्योंकि ये जो ऊपर होगा वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा। तो इसी पर हम करेंगे इसको। तो धातु यक्स क्या है, वाई को लवण विलयन से विस्थापित कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, मतलब यक्स ऊपर होगा क्योंकि ज़्यादा एक्टिव होगा। वाई को रिप्लेस कर रहा है, मतलब कि वाई नीचे होगा। फिर है परंतु धातु जेड को उसके लवण विलयन से विस्थापित करने के योग्य नहीं है, लेकिन जो जेड है फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन, तो उसको क्या कर पा रहा है, उसको नहीं कर पा रहा है विस्थापित। तो ये जेड जो है ये वो ऊपर हो जाएगा, वाई नीचे हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इनमें सबसे ज़्यादा अपक्रियाशील धातु कौन सा है, आइडेंटिफाई द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। मोस्ट रिएक्टिव मेटल इसमें से कौन सा होगा, यक्स वाला होगा, यक्स नहीं होगा, जेड जो सबसे ऊपर है, जेड वाला होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसमें से सही हो जाएगा, क्योंकि यक्स है वाई को रिमूव कर पा रहा है लेकिन जेड को नहीं कर पा रहा, मतलब जेड यक्स से ऊपर होगा, तो सबसे जो ऊपर होगा वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा, जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 है। किसी बीम से प्रकाश किरणें किसी पृष्ठ पर गिरती हैं। कोई लाइट रेज है फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट फॉल ऑन ए सरफेस एंड गेट रिफ्लेक्टेड इन ए कम्प्लीटली डिफ्यूज्ड मैनर। और क्या हो रहा है, कम्प्लीटली जो है परावर्तित हो जा रहा है। व्हाट कैन यू से अबाउट द नेचर ऑफ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से जो प्रतिबिंब के प्रकृति के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो ऐसा प्रकृति कब बनेगा जो कम्प्लीटली ये परावर्तित हो जा रहा है, तो इमेज ही नहीं बनेगा, क्योंकि
इमेज बनने के लिए थोड़ी बहुत लाइट पास तो होनी चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कम्प्लीटली ये रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए लाइट है, ये किसी सरफेस पे आया, ये सरफेस क्या होगा, अपारदर्शी होगा, तभी इसमें से बिल्कुल भी लाइट पार नहीं कर पा रहा है, कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। तो इस प्रकार से कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा, नो इमेज विल बी फॉर्म्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है, अपने कमरे में फर्श पर रखे किसी विशाल बॉक्स को सरकाने के लिए रेशमा को कोई बॉक्स रखा हुआ है, फर्श पर रखा हुआ है। ऐसे में उसको अगर सरकाना है तो कौन सा बल, किस निम्नलिखित बलों में से किस से अधिक बल लगाना चाहिए, कौन सा बल अधिक लगाना चाहिए, क्योंकि ये स्टेट मतलब कि जड़त्व वाला यहाँ पे नियम होगा फॉलो। तो ये क्या हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ पे कौन सा लगना चाहिए, स्टैटिक फ्रिक्शन लगना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल वहाँ पे लगेगा जब कोई वस्तु गिर रही हो, और जो नॉर्मल फोर्स है वो आपको पता ही है सेंटर में लगता है। मस्कुलर फोर्स पेशियों के द्वारा जो लगाया जाता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम एमंग द फॉलोइंग। तो पहला है, कंपन की आवृत्ति निम्न है तो तारत्म्य उच्च होता है। तो ये गलत है, ऑप्शन ये पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। फिर है, ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण कंपन की आवृत्ति के द्वारा किया जाता है। ये भी नहीं होगा। थर्ड वाला है, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती, मतलब कि जो साउंड है कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। तो साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, एक दिन मैं पढ़ा रही थी तब भी बताई थी कि जो साउंड है इसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर वहीं लाइट की बात की जाए तो लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ये निर्वात में भी ट्रैवल कर सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड वाला ये सही स्टेटमेंट है, थर्ड वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 है यहाँ पे, नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय ऐसे द्रव को समाविष्ट करता है जो विद्युत के हीन चालक हैं। यहाँ पे दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंप्राइजेस लिक्विड विच आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर हमें वाला ढूंढना है इसमें से इलेक्ट्रिसिटी का। तो जो डिस्टिल वाटर होता है आपको पता है ये पुअर कंडक्टर होता है, एक तो ये हो जाएगा, दूसरा वेजिटेबल वाटर हो जाएगा, तीसरा शैम्पू वाटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट थर्ड वाला सही हो जाएगा, शैम्पू। और ये जो वनस्पति तेल है आसुत जल है, ये कंडक्टर, ये पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो होता है इसको कंडक्ट होने के लिए आयन की ज़रूरत होती है, और ये डिस्टिल वाटर में पाया नहीं जाता है। जबकि लवण वाले जो विलयन होता है इसमें पाया जाएगा, और यहाँ पे जो टोटी का जल वगैरह होता है इसमें भी मिनरल्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से लवण पाया जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंप्राइजेस केमिकल चेंजेस। यहाँ पे कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज वो होता है जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसमें केमिकल ज़रूर इन्वॉल्व होते हैं, जैसे किसी चीज़ का जलना, केमिकल इसमें ज़रूर इन्वॉल्व होता है। तो देखते हैं, पानी उबलने में कोई केमिकल नहीं, लोहे का जंग लगना इसमें होता है लेकिन कांच तोड़ने में नहीं होता, तो इस वजह से ये ऑप्शन गलत। जल में लवण घोलना भोजन का पाचन में होता है, लेकिन कागज़ के आप, ये कागज़ है इसमें टुकड़े टुकड़े आप कर दिए तो क्या, जो कागज़ जिस चीज़ से मिलके बना हुआ था, इसका जो कंटेंट था जिस चीज़ से मिलके बना हुआ था, क्या वो चेंज हुआ, नहीं चेंज हुआ, केवल ये तो फटा ही है ना, तो इसमें कोई केमिकल नहीं लगता, तो ये भी नहीं होगा पानी उबालने में भी। और यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आपका, लोहे को जंग लगना, कागज़ का जलना, भोजन का पाचन। कागज़ का जो जलना होता है इसमें भी ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है, तो ये भी केमिकल चेंज है। लोहे का जंग लगना आपको पता है, जब फेरस होता है इसको ऑक्सीजन मिलता है या फिर नमी मिलती है, H2O मिलता है, तो ये Fe2O3 बना लेता है, मतलब कि जंग बना, लोहे में जंग लग जाता है, तो ये इसमें भी केमिकल इन्वॉल्व होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी। भोजन के पाचन में आपको पता होगा कि HCl स्टमक से जो रिलीज होता है भोजन को तोड़ता है, तो इसमें भी होता ही है। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ये केमिकल चेंज है। जबकि यहाँ पे जो फिजिकल चेंज होता है उसमें क्या होता है, केवल स्ट्रक्चर चेंज होता है, जबकि वो जिस चीज़ से बना होता है उसका वो चेंज, मतलब वो चीज़ नहीं चेंज होता है, बस स्ट्रक्चर में बदलाव आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, नीना किराने की कुछ वस्तुएं खरीदने के लिए साइकिल से बाजार जा रही थी। इसमें मैथ से थोड़ा क्वेश्चन पूछा गया है, साइंस वाला। फिर है, बाजार उसके घर से 4 किलोमीटर की दूरी पर था, जो उसका होम है ये मार्केट है, दोनों के बीच में दूरी 4 किलोमीटर था। फिर है, उसने पहले 10 मिनट 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से गमन किया। तो पहले कितना चला, 10 मिनट, और किस चाल से, 12 किलोमीटर
पर आवर। फिर है, उसे रास्ते में उसके मित्र निखत मिलती है जिससे वह वहाँ रुक कर 15 मिनट बातचीत करती है। 15 मिनट बातचीत भी कर लिया इन्होंने। इसके पश्चात वह अपनी यात्रा आरंभ करती है। फिर यात्रा अपनी आरंभ करती है 8 किलोमीटर पर आवर से, लेकिन ये नहीं बताया गया कितने देर 8 किलोमीटर पर आवर चलती है वो। फिर से आरंभ करती है। उसकी यात्रा की औसत चाल क्या होगी? और आपको पता होगा औसत चाल का जो सूत्र होता है, चाल इज इक्वल टू होता है दूरी बटे में समय, दूरी अपान में समय या डिस्टेंस अपान टाइम। तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा? कुल दूरी अपान में कुल समय। तो कुल दूरी कितना है, इसी फार्मूला से हम जाएंगे। तो कुल दूरी कितना है? कुल दूरी 4 किलोमीटर है। यहाँ पे करते हैं अब। स्पीड क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 किलोमीटर। अपान में डिस्टेंस अपान टाइम होता है, टोटल टाइम, टाइम 10 मिनट, यहाँ पे 10, 15 मिनट बातचीत में 15। अब हमें यही नहीं पता है कि ये 8 किलोमीटर पर आवर की जिस चाल से चली थी कितने देर तक चली थी। तो इसको निकालने के लिए हम यहाँ पे अभी और एक टर्म ऐड होगा, क्योंकि इसका टाइम हमें पता नहीं है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे कितनी दूरी कवर किया उसने और कितनी दूर 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से चली, फिर हमें निकलेगा। तो 10 मिनट 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से, मतलब कि क्या है 10, यहाँ पे हम निकालते हैं, प्लेस नहीं बचा है। 10 मिनट वो चली किस स्पीड से? 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से, मतलब कि 60 मिनट में कितना 12 किलोमीटर। तो 10 मिनट में कितना चली होगी? 10 इंटू 6 करिए, 60 हो जाएगा ना, 12। अब ये 10 यहाँ पे रहने दीजिए, 6 इधर ले जाइए, 6 दूनी 12, मतलब कि उसने केवल 2 किलोमीटर कवर किया। अब कितना बच गया? जब 2 किलोमीटर उसने कवर किया तो 2 किलोमीटर ही बचा। जिस 2 किलोमीटर को वो 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से, क्योंकि जो दूरी बचेगी वही दूरी तो 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से वो चलेगी। तो हम देखते हैं, अब इसको मिटा रही हूँ मैं, थोड़ा सा स्पेस नहीं है यहाँ पे। तो 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से अगर 2 किलोमीटर तय करना है तो कितना समय लग गया होगा? तो ये चल रही है 8 किलोमीटर कितने देर में? 60 मिनट में। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट होता है ना। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 4 लिख सकते हैं, ये भी 60 मिनट में। अब हमें 2 का निकालना है, हम 4 इधर कर देंगे, 15 चौका 60, 15 यहाँ पे बच जाएगा, मतलब कि हमें यहाँ 15 मिनट लगा था। 15 यहाँ पे जोड़ना होगा। अब हम आगे कैलकुलेट करते हैं। आपको पता चल गया होगा कैसे आया, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो रोकेगा और समझिएगा। तो यहाँ पे 15 हम ऐड कर दिए, 15 15 30 10 40, ये क्या आया? ये 40 मिनट आया। लेकिन हमें आंसर आपको दिख रहा होगा आवर में निकालना है। तो 40 मिनट को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो 40/60 कर देंगे घंटे में कन्वर्ट करने के लिए। ये कट जाएगा, 6 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे, तो क्या हो जाएगा? 4/4/6। ये 6 ऊपर जाएगा, 4 से 4 कट गया, 6 बचा केवल। 6 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 है, लवण और जल के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में कौन सा सहायक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड वाटर? तो डिकैंटेशन भी है, जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें डिकैंटेशन का मतलब ये होता है कि जैसे मिट्टी और पानी को हम मिला दिए तो क्या होता है, दूसरे बीकर में पलट लेना। तो जो बचा हुआ होता है वो जो तली में बैठ जाता है, एक तो ये हो जाएगा और दूसरा पलटना क्या हो जाएगा? डिकैंटेशन हो जाएगा। तो ये भी होता है। फिल्ट्रेशन, छानना भी जाता है। आसवन मतलब उबाल लिया जाना। बॉइलिंग ये भी है। तो इसमें ये विवादित क्वेश्चन था, इसमें 9 दिया था, कॉमन सबको नंबर मिला था। क्वेश्चन नंबर 75 है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट कैन बी यूज टू एक्सप्लेन द फिनोमिनन ऑफ शैडो फॉर्मेशन? मतलब कि छाया बनने की परिघटना की जो व्याख्या किया जा सकता है किससे? तो पहला है ऑप्शन है, प्रकाश सरल रेखा में गमन होता है। तो ये बिल्कुल सही है। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, ये तो आपको पता ही होगा, ये सही है। और फिर प्रकाश उच्च चाल से गमन करता है, ये कोई ज़रूरी नहीं। फिर है, प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना है, ये भी नहीं है। ये मतलब कि ये भी देखना है कि शैडो जो बन रहा है इसको भी ध्यान में रख के चलना है आंसर को। फोर्थ ऑप्शन है, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं से नहीं गुजरता, ये भी मैटर करता है। तो ए एंड डी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले आप जस्ट क्वेश्चन में देखे थे कि जिसमें प्रकाश पूरी तरह, लाइट जो है जब पूरी तरह से वो रिफ्लेक्ट हो जा रही थी तो कोई इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। मतलब कि अपारदर्शी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा पारदर्शी जरूर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 76 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? बलुआ मृदा में महीन कणों का अनुपात चिकनी,
तो क्या बलुआ मृदा में जो ये सैंडी सॉइल होता है, मतलब बालू है जो, इसके कण साथ में आप देखे होंगे आप अपने घर के आसपास एकदम गीली वाली मिट्टी, तो किस में महीन कण रहेगा? मिट्टी में, ना कि बलुआ में, तो ये गलत है। फिर चिकनी मृदा में बड़े कणों और महीन कणों की मात्रा लगभग बराबर होती है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। जो दुम्मट मृदा होती है इसमें क्या होता है का अनुपात बलुआ मृदा की अपेक्षा उच्चतर होता है, दुम्मट में बड़े बड़े पत्थर से बन जाते हैं, तो ये भी गलत है। लोमी सॉइल जो होता है जिसमें लवण पाया जाता है। फिर है चिकनी मृदा में महीन कणों का अनुपात दुम्मट मृदा की अपेक्षा उच्चतर होता है, तो ये फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो क्ले सॉइल होता है उसमें जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं ये ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू लोमी सॉइल, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो लोमी सॉइल होता है इसमें जो लवण होता है इसकी मात्रा भी होती है, तो इसमें थोड़ा पथरीले टाइप की मिट्टी बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 77 है यहाँ पे। विटामिन एक्स की हीनता के कारण, विटामिन कोई है जिसके डिफिशियंसी के कारण कॉजेज ब्लीडिंग ऑफ जम्स, जो मसूड़े हैं इसमें खून आना, कौन सी बीमारी है ये? स्कर्वी है। स्कर्वी किससे होता है? विटामिन सी की कमी से। और विटामिन सी जो होता है ये आयरन एफी जो होता है इसको ऑब्जर्व करने में भी हेल्प करता है, साथ में ये खट्टे पदार्थों में साइट्रस वाले जो फ्रूट्स होते हैं उसमें मिलता है। अब हम क्वेश्चन को लगाते हैं। दिस विटामिन इज एसेंशियल फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ मिनरल, वाई किसका ऑब्जर्वेशन करेगा? यक्स तो पहले हो जाएगा आपका सी, फिर वाई कौन से क्या हो जाएगा? आयरन हो जाएगा, ये आयरन के ऑब्जर्वेशन में हेल्प करता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है एंड यक्स इज फाउंड इन फूड जेड, किस में पाया जाएगा? जेड नींबू वंश में। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 2 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड वाला। विटामिन सी मिला, आयरन मिला, नींबू वंश मिला, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ साइंस? नेचर ऑफ साइंस में पढ़ा चुकी हूँ आपको, तो इसमें से क्या होता है? मैं बोली थी स्टार्टिंग में कि अगर नेचर ऑफ साइंस टैग वर्ड वाले भी वीडियो में भी बोली थी कि अगर साइंस के नेचर को पूछा जाए तो हमें सोशल लेके चलना है, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा, सोशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79। विज्ञान की पाठचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का क्या अर्थ है? ये भी पढ़ाई हूँ अच्छे से, कौन कौन सी वैधता होनी चाहिए सिलेबस में। तो जो कॉग्निटिव वैलिडिटी है साइंस करिकुलम में, तो इसका क्या अर्थ है? मतलब कि साइंस सब्जेक्ट कब कहा जाएगा कि संज्ञानात्मक रूप से ये वैध है? जब संज्ञानात्मक स्तर के हिसाब से होगी उसमें सामग्री, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। कॉग्निटिव लेवल ऑफ लर्नर, कंटेंट जो है वो लर्नर के कॉग्निटिव लेवल के अकॉर्डिंग हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन 780 है। एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान के पाठचर्या में निम्नलिखित में से कौन सा अनुशंसित है? क्या रिकमेंड किया गया है एनसीएफ 2005 में 6 to 8 के साइंस करिकुलम के लिए? अब देखते हैं क्या क्या किया गया है इसमें। तो पहला है अवधारणाओं को रोजमर्रा के अनुभव की समझ से जोड़ा जाना, बिल्कुल सही है। जो कॉन्सेप्ट है शुड बी लिंक टू मेकिंग सेंस ऑफ एवरी डेज एक्सपीरियंस, तो यही तो बोला जाता है कि आउट ऑफ द क्लासरूम लेके जाइए, तो ये तो सही है। अवधारणाओं तक गतिविधियां भी पॉजिटिव हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड भी सही है। फिर अवधारणाओं का विषयक उपागम द्वारा शिक्षण होना चाहिए, ये गलत है। नेक्स्ट है अवधारणाओं के साथ नियम और सिद्धांतों को पेश करने की आवश्यकता है, तो जो लॉस हैं, थ्योरीज हैं, ये सब पॉजिटिव में नहीं आते, ये नेगेटिव है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंड बी, सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 है यहाँ पे। निम्नलिखित कथनों से पहचाने जो कि विज्ञान के बारे में सत्य है। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू अबाउट साइंस, साइंस के रिगार्डिंग जो ट्रू है उसको पहचानना है। तो देखते हैं पहला, इसमें वैज्ञानिक अपने काम को पूरा करने के लिए कल्पना पर बहुत, हाँ, जो विज्ञान होता है इसका नेचर ही होता है इमेजिनेशन वाला, तो ये बिल्कुल सही है। इमेजिनेशन पे ज़्यादातर चीज़ें बेस्ड हैं, अमूर्त जिसे बोला जाता है, अमूर्त है। नेक्स्ट पहला ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 82 है यहाँ पे। यीशु को एक सप्ताह के लिए मौसम की रिपोर्ट एकत्र करने का व्यक्तिगत कार्य दिया गया। उसको बोला गया कि मौसम का रिपोर्ट जो है एकत्र करिए। फिर है नीचे दिए गए आकलन संकेतकों के पहचाने की यीशु कहाँ पर गलत हो गई, मतलब कि इसके अंतर्गत यीशु को क्या नहीं करना चाहिए था। वेबसाइट से आंकड़े सारणीबद्ध करना, बिल्कुल सही है।
फिर है वह इस परिणाम पर पहुंचती है कि आने वाले सप्ताह में बारिश हो सकती है या नहीं, ये भी ठीक है। वह निष्कर्ष निकालती है कि आर्द्रता में कमी से, ये गलत निष्कर्ष निकालती है कि ह्यूमिडिटी जब डिक्रीज होगा तो बारिश ज़्यादा होगी, वर्षा की संभावना बढ़ जाती है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से क्या शिक्षार्थियों में संकल्पनात्मक कमी को समझने के लिए एक उपयोगी रणनीति है। अगर कंसेप्चुअल गैप्स आते हैं लर्नर्स में तो इसमें से क्या सही होगा उनके साथ करना। तो पहला है प्रश्नोत्तरी, केवल क्विज वाली जो चीज़ें होती हैं उससे लॉन्ग आंसर तो होते नहीं, छोटे छोटे आंसर्स होते हैं, तो उसमें कॉन्सेप्ट नहीं आता, गलत है ये। प्रयोगात्मक कौशलों का यहाँ पे प्रयोग ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। फिर है अवधारणा मानचित्र का उपयोग करना, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैप यूज़ करिए क्योंकि कॉन्सेप्ट में दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 है, विज्ञान को पढ़ने के लिए और अधिक लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए आप निम्न सभी प्रकारों को अपना सकते हैं, सिर्फ एक को छोड़ के। अगर लड़कियों को प्रमोट करना है ज़्यादा साइंस एजुकेशन के लिए तो क्या इसमें से छोड़ के आप कर सकते हैं। पहला है लैंगिक रूप से संवेदनशील भाषा का उपयोग करें, सही है, ये तो बोला ही जाता है। जो संवेदनशील भाषा है, सेंसिटिव लैंग्वेज है, जेंडर को लेके यूज़ करना है। ध्यान रखें कि विज्ञान की कक्षा में हमेशा लड़कियां हावी रहें, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85 है यहाँ पे, विज्ञान शिक्षक को और अधिक अपसारी प्रश्न पूछने चाहिए। जो साइंस टीचर होता है उसे और अधिक अपसारी प्रश्न पूछने चाहिए। अपसारी प्रश्न मतलब ये होता है डाइवर्जेंट जो क्वेश्चन होता है, इसमें अलग अलग प्रकार के सोच विचार होते हैं, बच्चों के लिए पॉजिटिव माना जाता है और उत्तर देने के कई तरीके होते हैं, कोई एक शब्द में उत्तर नहीं होता है। तो ये क्या होता है, ये जो बच्चे होते हैं उनको क्रिएटिव भी बनाता है, सोचने के लिए भी ये प्रेरित करता है। तो देखते हैं क्या ऑप्शन सही होगा। ये गहन सोच को प्रोत्साहित करता, विकसित करता है, बिल्कुल। ये जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको प्रमोट करता है, ये सही है। यह विद्यार्थियों को सही उत्तर करने में सही दिशा प्रदान करता है, तो ये कोई मोटिव नहीं होता। यह सोचने की युक्तियों को विकसित करता है, बिल्कुल सही है। हेल्प डेवलप थिंकिंग स्ट्रेटजीज, इसके द्वारा थिंकिंग स्ट्रेटजीज भी डेवलप होता है। फिर है यह शिक्षार्थियों में सृजनात्मक व्यवहार के आकलन में सहायता करता है, जो क्रिएटिव बिहेवियर होता है इसको भी लाता है। आंसर करेक्ट करना ये मोटिव नहीं होता, निगेटिव टैग वर्ड है ये। ACD ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा, ACD वाला। क्वेश्चन नंबर 86 है, कक्षा में प्रदर्शन का उपयोग मुख्य रूप से शिक्षार्थियों को शामिल करता है। जो क्लासरूम में डेमोंस्ट्रेशन होता है इसमें क्या होता है, प्रदर्शन उसे कहा जाता है जिसमें बच्चे देखें भी और साथ में जो एक्टिविटी हो रही है उसको देखें भी और एक्टिविटी करके दिखाएं भी। तो हम देखते हैं इसमें क्या होगा सही आंसर। दृश्य एंड श्रवण बिल्कुल सही है, लोगों को सुने भी खुद का दिखाएं भी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। विजुअल एंड ऑडिटरी लर्निंग, फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 87 है, घनत्व की अवधारणा के शिक्षण के लिए अगर ये पढ़ाना है कोई टॉपिक, उसके शिक्षण के लिए जांच उपागम का उपयोग करके अपनी विज्ञान कक्षा के नियोजन को क्रम दें। मतलब कि अगर ऐसे टॉपिक पढ़ाना है तो क्या क्रम होना चाहिए। पहला है क्या करना चाहिए, पहली तो बात ये है कि जो बच्चे होते हैं उन्हें एक्सपीरियंस वाली चीज़ें दीजिए, मतलब कि उनके रियल लाइफ से एग्जांपल लाइए या फिर उनसे कुछ ऐसी एक्टिविटी करवाइए जिससे वो एक्सपीरियंस ले पाएँ। तो अवसर हम देखेंगे यहाँ पे, विद्यार्थियों को विभिन्न वस्तुओं के साथ टब में पानी के साथ खेलने का अवसर दें, B पहले हो जाएगा यहाँ पे, B। फिर होगा विद्यार्थियों को तैरने और डूबने वाली वस्तुओं के बीच इसके बाद संबंध बताना, A हो जाएगा। फिर है विद्यार्थियों को एक छोटी नाव, अब बच्चे थोड़ा सा अपने ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, अब उनसे आप कह सकते हैं कि आप डिज़ाइन चित्र बनाइए या फिर कोई भी चीज़ आप पूछ सकते हैं। तो BAC ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा, BAC। क्वेश्चन नंबर 88 है यहाँ पे, वाई कोई ऐसा पौधा है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता। वाई कोई पौधा है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता, और तो वाई क्या हो सकता है। शैवाल में क्लोरोफिल होता है, आपको पता होगा कि ये खुद का भोजन भी बना लेता है। घड़पड़ी जो होता है ये क्या करता है, ये जो कीटों को खाता है, तो ये फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। ये अमर बेल होता है जो कि किसी बड़े से पेड़ पे चढ़ जाता है और वहीं से अपने पोषक तत्वों को लेता है, तो इसमें क्लोरोफिल हरित लवक नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा दिया गया कथन सही है। तो कौन सा इसमें से स्टेटमेंट है जो ट्रू है। बृहदांत्र क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी तथा छोटी होती है। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है इज़ वाइडर एंड शॉर्टर, ये क्या होती है,
चौड़ी और छोटी होती है। आपको पता होगा कि जो छोटी आंत होती है कहने के लिए भली छोटी होती है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है लार्ज इंटेस्टाइन से। तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा, जबकि चौड़ी ये होती है लार्ज वाली। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 90 है, रेशम कीट के जीवन चक्र और रेशम फाइबर के उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। इसको मैं बहुत डिटेल में ये वाला पूरा चैप्टर पढ़ाई हूँ, आप सभी देख लीजिएगा अगर टाइम होगा तो। 90 का देखते हैं। पहला है, रेशम कीट के लार्वा को कैटरपिलर बोलते हैं। तो वो जो लार्वा होता है उसे कैटरपिलर ही बोला जाता है, सिल्क मोथ्स को। फिर है, ये तो सही है। दूसरा है, प्यूपा विकसित होकर कैटरपिलर बन जाता है, कैटरपिलर विकसित होकर प्यूपा। तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर क्या, सेकंड वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सही नहीं वाला पूछा गया है। रेशम फाइबर कैटरपिलर द्वारा स्रावित प्रोटीन होते हैं, ये प्रोटीन होता है। फिर है, फोर्थ है, रेशम कीट के कोकून से रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है, कीट से ही प्राप्त किया जाता है। तो सेकेंड ऑप्शन सही है, जो कि गलत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। टोटल 30 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट PYQ करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।